So hello everyone, my name is Ankit Kuswaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IIT City. मेरा ब्रांच इसी है. सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे. हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं तो उसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. और हमने इसके 2 सेशन ऑलरेडी कर रखे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज के सेशन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे. सो हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, तो आज उसके आगे से सॉल्व करते हैं. ठीक है, 41 तक कर लिया था तो आज 42 से सॉल्व करते हैं. सो अपना क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 42 है, राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस रिलेटेड टू द मेटलर्जी ऑफ आयरन इन द टेम्परेचर इन 500 to 800 केल्विन. सो बेसिकली हमें पूछा है कौन कौन से रिएक्शंस ब्लास्ट फर्नेस में होते हैं रिलेटेड टू द मेटलर्जी ऑफ आयरन. ठीक है. सो और टेम्परेचर रेंज हमें दिया है 500 to 800 केल्विन. सो ठीक है, एक एक करके देखते हैं कौन से प्रोसेस होते हैं. सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 42. सो बेसिकली अपने पास 3 रिएक्शंस होते हैं. मैं तीनों लिख देता हूँ एक एक करके. पहला अपना होता है Fe2O3 प्लस CO. ये अपने को देता है Fe3O4. ठीक है, ये हो गया अपना पहला रिएक्शन. उसके बाद होता है अपना Fe3O4 प्लस CO. ये अपने को देता है FeO. ये हो गया अपना सेकेंड रिएक्शन. फिर थर्ड रिएक्शन अपने पास है Fe2O3 प्लस CO. ये अपने को देता है 2FeO प्लस CO2. सो बेसिकली यही 3 रिएक्शन अपने होते हैं मेटलर्जी ऑफ आयरन में. ठीक है. These reactions take place in blast furnace during the metallurgy of iron. During the metallurgy of iron at temperature range 500 to 800 Kelvin. सो बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 42. आई होप कि आप सबको क्लियर होगा. अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे. सो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? गिव 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर वेपर फेज रिफाइनिंग. तो ये जो अपना वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस होता है ना, इसके लिए 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है अपनी. तो क्या क्या होता है? पहला होता है कि जो अपना मेटल है ना वो एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाना चाहिए, और दूसरा है वो जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो बहुत अनस्टेबल होना चाहिए ताकि वो इजीली डिकम्पोज हो जाए और हमें प्योर मेटल मिल सके. ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं. रिक्वायरमेंट्स फॉर वेपर फेज रिफाइनिंग आर 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर वेपर फेज रिफाइनिंग आर. अपना फर्स्ट क्या है? The metal should form a volatile compound with available reagent. ठीक है, जो भी अपना मेटल हो एक volatile compound बनाना चाहिए. The metal should form a volatile compound with available reagent. ये अपना पहला और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? The volatile compound should be unstable and easily decomposable so that the recovery of the pure metal is easy. ठीक है. The volatile compound should be unstable and easily decomposable so that the recovery of the pure metal is easy. So that the recovery of the pure metal can be done easily. So ये था अपना क्वेश्चन नंबर 43. हमें 2 रिक्वायरमेंट्स पूछा था वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए. तो हमने देखा पहला होता है कि मेटल जो है वो वोलेटाइल कंपाउंड बनाना चाहिए, और दूसरा होता है कि वो जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो इजीली डिकम्पोजेबल होना चाहिए ताकि प्योर मेटल की रिकवरी आसानी से हो सके. तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 43. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे. राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड बाय साइनाइड प्रोसेस, आल्सो गिव द रोल ऑफ जिंक इन द एक्सट्रैक्शन. सो बेसिकली हमें बोला साइनाइड प्रोसेस से गोल्ड का एक्सट्रैक्शन होता है ना, तो उनमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में लिखने का, और जिंक का क्या रोल होता है इस पूरे प्रोसेस में वो भी बताना है. ठीक है, तो देखते हैं इसको. तो जो भी अपना और होता है ना उसको अपन NaCl
डाइल्यूट सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, गोल्ड पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाता है और एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो अपना जो भी गोल्ड पार्टिकल होता है, गोल्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ओर are treated with a dilute solution of NaCl, are treated with a dilute solution of NaCN, and air is circulated। अपना जो भी गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। गोल्ड पार्टिकल्स डिसॉल्व बाय फॉर्मिंग सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब अपन NaCN के सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं ना, तो जो भी गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं अपने ओर में वो डिसॉल्व हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। और वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो अपन रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। तो अपने पास 4Au प्लस 8 NaCN प्लस 2H2O प्लस ऑक्सीजन, ये अपने को दे रहा है 4 NaAuCN ट्वाइस प्लस 4 NaOH, ओके। सो ये है अपना कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स से हमें प्योर एयू को रिकवर करना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जिंक से रिएक्शन कराते हैं, ओके। सो अपना नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, एयू इज रिकवर्ड from solution by the addition of electropositive metal like zinc, by the addition of electropositive metals like zinc। so ये वाला रिएक्शन भी अपन लिख लेते हैं 2 NaAuCN ट्वाइस, ये अपना कॉम्प्लेक्स था, इसको अपन ने जिंक से रिएक्शन कराया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और अपना प्योर एयू रिकवर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अपन नोट कर लेते हैं यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड बाय साइनाइड प्रोसेस involves both oxidation and reduction, involves both oxidation and reduction। Zn acts as a reducing agent for formation of cyanide complex involves oxidation of gold while its recovery involves reduction। so जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ना, उसमें होता है ऑक्सीडेशन गोल्ड का, ठीक है। और जब अपन रिकवरी करते हैं जिंक मेटल के थ्रू, तो उसमें होता है रिडक्शन, ठीक है। गोल्ड का क्या होता है, रिडक्शन। और सेकेंड वाले प्रोसेस में जिंक जो है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड बाय साइनाइड प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अपना ऑक्सीडेशन कब होता है, formation of cyanide complex involves oxidation of gold, और reduction कब होता है, recovery of gold from the metal complex, from the cyanide complex using zinc involves reduction of gold। सो बस यही था अपना क्वेश्चन नंबर 44। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चंस पे। सो मैचिंग टाइप में क्या अपने पास पहला क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद आइटम्स ऑफ कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। सो बेसिकली हमें कॉलम 1 में पेंडुलम, मेलासाइट, कैलेमीन और क्रियोलाइट दिया, और कॉलम 2 में दिया है क्रोम स्टील, निकल स्टील, Na3LF6UCO3.COS ट्वाइस ZnCO3। तो कुछ ओर्स का फॉर्मूला दिया है और कुछ से दिया है कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले अपने पास है पेंडुलम। तो पेंडुलम किससे बना होता है, पेंडुलम अपना निकल स्टील से बना होता है, ठीक है। पेंडुलम इज मेड अप ऑफ निकल स्टील। सो अपना पहला है पेंडुलम। तो ये पेंडुलम किससे बना होता है, पेंडुलम इज मेड अप ऑफ निकल स्टील, राइट। अब अपने पास सेकंड है मेलासाइट। सो मेलासाइट का यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है CuCO3.COH ट्वाइस, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली मैच कर देते हैं। मेलासाइट का फॉर्मूला दिया अपने को CuCO3
डॉट COOH ट्वाइस। और उसके बाद अपने पास कैलामाइन, तो कैलामाइन का भी फॉर्मूला दिया है ZnCO3। सो कैलामाइन का फॉर्मूला दिया अपने पास ZnCO3। और लास्ट अपने पास क्रियोलाइट, तो क्रियोलाइट का भी फॉर्मूला दिया अपने पास Na3AlF6। Na3AlF6। दैट्स इट। तो कौन कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? ए का था अपना 2, ए का 2, बी का था अपना 4, बी का 4, सी का था 5 और डी का था 3। तो ऑप्शन 2 अपना सही है। सो बस ये था क्वेश्चन नंबर 45। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 46 पे। सो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? फिर से हमें मैच करने को बोला है। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द आइटम्स ऑफ कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। तो सबसे पहले अपने पास कलर्ड बैंड्स, तो कलर्ड बैंड्स कौन से प्रोसेस में होता है? जोन रिफाइनिंग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बॉन्ड प्रोसेस, क्रोमेटोग्राफी, लिक्वेशन। तो ऑब्वियसली क्रोमेटोग्राफी में होता है, ठीक है, कलर्ड बैंड्स। नंबर 47 है ये अपना। कलर्ड बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद है इम्प्योर मेटल टू वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स। सो ये किसमें होता है? ये होता है अपना मॉन्स प्रोसेस में, ठीक है। इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड टू वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स, is converted to volatile complex by using Mons process। उसके बाद अपने पास थर्ड है प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सो ये कौन सा होता है? ये होता है अपना जोन रिफाइनिंग मेथड से होता है, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्यूरिफिकेशन में कौन सा मेथड यूज होता है? जोन रिफाइनिंग। प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर डन बाय जोन रिफाइनिंग मेथड। फिर अपने पास फोर्थ क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ मर्करी। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मर्करी होता है अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। प्यूरिफिकेशन ऑफ मर्करी is done using fractional distillation। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना सही हुआ। ए का अपना था 4, ए का था 4, तो इससे ही आ गया अपना ऑप्शन नंबर 2। तो 46 का हो गया 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। सो क्वेश्चन नंबर 47 क्या? मैच आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद आइटम्स ऑफ कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। सो बेसिकली अपने पास कॉलम 1 में प्रोसेसेस दिए हैं, साइनाइड प्रोसेस, फ्लोटेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग। और सेकंड में दिया है किसका एक्सट्रैक्शन या किसके प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो साइनाइड प्रोसेस हमने अभी देखा था 2-3 क्वेश्चन पहले की, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड में अपन साइनाइड प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो साइनाइड प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। उसके बाद अपने पास है फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है ड्रेसिंग ऑफ जिंक सल्फाइड। सल्फाइड ओर्स को प्यूरिफाई करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? फ्लोटेशन प्रोसेस, ड्रेसिंग ऑफ जिंक सल्फाइड। उसके बाद अपने पास है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो ये होता है अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इसके लिए अपन कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? ये एक एडिशनल पॉइंट याद रखिएगा, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज यूज फॉर दिस प्रोसेस। उसके बाद अपने पास है जोन रिफाइनिंग लास्ट। तो जोन रिफाइनिंग किसके लिए होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम, ठीक है। अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम ये हो गया अपना जोन रिफाइनिंग। सो ये लास्ट है जोन रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम। सो अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो ए का अपना था 4, बी का है अपना 2, सी का है अपना 3 और डी का है अपना 1। सो बस यहीं से आ गया 47 का ऑप्शन 1। सो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सबको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। सो 48 क्या है? Match the items of column 1 with the items of column 2 and assign the correct code। तो फिर से भाई अपने पास कॉलम 1 में कुछ
आइटम्स दिए और कॉलम 2 में उनके फॉर्मूले दिए हैं, तो दोनों को मैच करना है। सो अपने पास है सबसे पहले सैफायर। सो सैफायर बेसिकली एक जेमस्टोन होता है जो कोबाल्ट को कंटेन करता है, ठीक है। तो इसका हो गया कोबाल्ट। तो उसके बाद अपने पास है सेफ्लेराइट। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ZnS। फिर अपने पास डिप्रेसेंट। तो डिप्रेसेंट का हमने देखा था क्या होता है, NaCN, ठीक है। फ्लोटेशन मेथड में NaCN को ऐसा डिप्रेसेंट यूज करते हैं। उसके बाद अपने पास कोरंडम। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। बस यही था अपना क्वेश्चन नंबर 48। तो इसका ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। सो E का है 3, B का है 4, C का है 2 और D का है 1। तो ऑप्शन 1 मैच हो गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 48। अब चलते क्वेश्चन नंबर 49 पे। ये एक और क्वेश्चन है अपना मैच द कॉलम वाली सीरीज में। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द आइटम्स ऑफ कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। तो अपने पास कॉलम 1 में क्या क्या दिया है, ब्लिस्टर्ड कॉपर, ब्लास्ट फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस और हॉल हेलरल प्रोसेस। तो ठीक है, करते हैं एक एक। सो ब्लिस्टर्ड कॉपर का क्या होगा, ये अपने पास रिएक्शन दिया है ना, ये अपना ब्लिस्टर्ड कॉपर यहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। सो ब्लिस्टर्ड कॉपर का क्या है, 2CO प्लस U2S gives 6U प्लस SO2। तो ये हो गया अपना ब्लिस्टर्ड कॉपर। उसके बाद अपने पास ब्लास्ट फर्नेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आयरन, ठीक है। उसके बाद अपना रेवर्बरेटरी फर्नेस। इसमें अपना ये वाला रिएक्शन होता है, FeO प्लस SiO2 gives FeSiO3। और अपना लास्ट क्या है, हॉल हेरल्ड प्रोसेस। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम। सो बस यही था अपना क्वेश्चन 49। अब इसके ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। तो ये का था अपना 2, B का था अपना 3, C का अपना था 4 और D का था 1। सो क्वेश्चन 49 को ऑप्शन 1 मैच हुआ। सो इतने ही क्वेश्चन अपने मैच द कॉलम वाले। अब अपने पास है असर्टेन एंड रिजेक्टेड टाइप क्वेश्चंस। सो इसमें एक बार मैं ऑप्शंस बता देता हूँ। तो ऑप्शन 1 है बोथ असर्टेन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। मतलब दोनों सही है और रीजन जो है वो भी सही है, ठीक है। रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्टेन का। ऑप्शन 2 गया है बोथ असर्टेन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। दोनों ट्रू तो है पर रीजन जो है ना वो करेक्टली डिफाइन नहीं कर रहा है असर्टेन को। ऑप्शन 3 असर्टेन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन 4 असर्टेन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और ऑप्शन 5 असर्टेन रीजन बोथ आर रॉन्ग। सो एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्या अपने पास, निकल कैन बी प्योरिफाइड बाय मॉन्ड प्रोसेस, सही है। फिर क्या है, NiCO4 इज वोलेटाइल कंपाउंड व्हिच डिकम्पोजेस एट 460 केल्विन टू गिव प्योर निकल, ये भी सही है, ठीक है। हमने देखा था ना मॉन्ड प्रोसेस में क्या होता है, जो पहले अपना मेटल है वो वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है, उसके बाद वो वोलेटाइल कंपाउंड डिकम्पोज होता है और अपने को प्योर मेटल मिलता है, ठीक है। तो इसको अपन नोट कर लेते हैं। निकल ट्रीटेड विथ कार्बन फॉर्म्स निकल टेट्राकार्बोनिल। निकल को जब अपन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करते तो क्या होना था, निकल टेट्राकार्बोनिल, ठीक है। निकल टेट्रा कार्बोनिल जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NiCO4 व्हाइल इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अपन इस वेपर को हीट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है और अपने को प्योर निकल देता है। When the vapor of NiCO4 is heated at 460 Kelvin, it is decomposed to give pure nickel, while CO is removed as a gas. So ये था explanation क्वेश्चन नंबर 50 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो अपना सर्टेन क्या, जिरकोनियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय वैन एल्किल मेथड, ये तो सही है।
और ZrI4 इज वोलेटाइल एंड डिकम्पोजेस एट 1800 केल्विन, ये भी सही है अपना, ठीक है। तो अपना जो जिरकोनियम है ना, उसको भी अपन वेपर फेज रिफाइनिंग से मेथड से प्यूरिफाई करते हैं, जिसमें क्या होता है, आयोडीन से रिएक्ट किया जाता है जिरकोनियम को, और अपना ZrI4 वोलेटाइल कंपाउंड बनता है, जो कि फर्दर डिकम्पोज हो जाता है और हमें प्योर जिरकोनियम देता है, ठीक है। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 51। Zirconium is also purified by vapor phase refining method, in which it is treated with iodine, to form ZrI4, which on further heating decomposes to give pure zirconium. सो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सबको क्वेश्चन नंबर 51। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो इन दोनों का क्या ऑप्शन 1 है, ठीक है। बोथ असर्टेन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। सो अपना क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, सल्फाइड ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, सही है। कैरोसिल स्टेबलाइज द फ्लोथ इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये भी सही है। पर क्या अपना एक्सप्लेनेशन जो है रीजन और असर्टेन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पर ये दूसरा वाला पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। सो इसको नोट करते हैं अपन थोड़ा सा। सल्फाइड ओर्स आर वेटेड बाय ऑयल and becomes lighter and rises to the surface along with fruits, while impurities wetted by water become heavier and settles down. So that's it। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 53। अब चलते ये था क्वेश्चन नंबर 52। अब चलते क्वेश्चन नंबर 53 पे। सो क्या है, जोन रिफाइनिंग मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर, सही है। उस वाले सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ हाई प्योरिटी, सो अपना ये भी सही है। सो क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। इन जोन रिफाइनिंग मेथड the impurities of semiconductor are more soluble in molten state and ultra pure semiconductor crystallizes, ठीक है। जो रिफाइनिंग मेथड में बेसिकली क्या होता है, जो अपना सेमीकंडक्टर्स का इम्प्योरिटीज है ना, वो ज्यादा सोल्यूबल है मोल्टन स्टेट में एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या मिलता है, अल्ट्रा प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो इन जो रिफाइनिंग मेथड द इम्प्योरिटीज ऑफ सेमीकंडक्टर are more soluble in molten state, and the ultra pure semiconductor crystallizes. So ये था क्वेश्चन नंबर 53। अब चलते क्वेश्चन नंबर 54 पे। So इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। असर्टेन और रीजन दोनों सही है, पर रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्टेन का। तो उस समय 54 क्या है, असर्टेन अपने पास हाइड्रोमेटलर्जी इन्वॉल्व्स डिसॉल्विंग द ओर इन अ सूटेबल रिएजेंट फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन बाय अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो असर्टेन तो सही है अपना। रीजन क्या है, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी, रीजन भी सही है, पर क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्टेन को, नहीं। तो ये भी हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। सो 54 को देखते हैं अपने। तो सबसे पहले तो अपन नोट करते हैं कि कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है बाय हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, सही है ये अपना, ठीक है। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस salts of metal are dissolved in suitable solvent like water. Salts of metal are dissolved in suitable solvent like water
एंड देन reduced by more electropositive element. सो ये था क्वेश्चन नंबर 54। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो हमारे पास एक ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और हमें दिया एक्सप्लेन द फॉलोइंग और इसके 5 पार्ट्स दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो एक एक करके देखते हैं हर पार्ट को। सो ये अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 55। सो अपना सबसे पहले पार्ट 1 क्या है? CO2 इज अ बेटर reducing एजेंट बिलो 710 केल्विन whereas CO इज अ बेटर reducing एजेंट above 710 केल्विन। सो ये बेसिकली अपना एलेंगम डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि CO2 जो है ना वो 710 केल्विन के नीचे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, जबकि 710 केल्विन के ऊपर क्या होता है? CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू एलेंगम डायग्राम। क्या होता है? एट टेम्परेचर below 710 Kelvin, the CCO2 line comes below the CCO line, ठीक है। This implies Gibbs free energy of CCO2 is less than Gibbs free energy of CCO, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? इस रेंज में अपना CO2 जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो नीचे आता है एलिगम डायग्राम में जिसका गिब्स फ्री एनर्जी कम होता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है। सो इन दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर CO2 इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अब क्या होता है? अब इसका सेकेंड पार्ट है एट टेम्परेचर अबव 710 केल्विन। At temperature above 710 Kelvin, the CCO lines comes below the CCO2 line, ठीक है। अब यहाँ पे जो है केस रिवर्स हो जाता है, तो अब डेल्टा G0 CCO का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू डेल्टा G ऑफ CCO2। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया एज कम्पेयर टू CO2। सो इन दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन CO2, ठीक है। तो दैट्स इट, यही था अपना क्वेश्चन नंबर 55 का पार्ट 1। सो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। सो पार्ट 2 क्या है? जनरली सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बिफोर रिडक्शन। तो मैं बोल रहा है सल्फाइड ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं बिफोर रिडक्शन। क्यों? क्योंकि बेसिकली होता है क्या है, ऑक्साइड्स का रिडक्शन जो है ना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कम्पेयर टू रिडक्शन ऑफ सल्फाइड्स। सो अपन पहले सल्फाइड्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसको रिड्यूस करते हैं, तो अपना फिजिली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर जो है सल्फाइड ओर्स cannot be reduced easily, but oxides ore can be reduced easily. Hence, sulfide ores are generally converted into oxides बिफोर रिडक्शन, राइट। तो क्या होता है? बेसिकली सल्फाइड जो और होता है अपना, उसको अपन पहले करते हैं ऑक्साइड में कन्वर्ट और उसके बाद उसको करते हैं रिड्यूस। सो बस यही अपना पार्ट 2। तो आई होप कि पार्ट 2 भी क्लियर होगा। अब चलते हैं पार्ट 3 पे। सो अपने पास पार्ट 3 है, सिलिका इज एडेड टू द सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर इन द रेवर्बरेटरी फर्नेस। तो अपन को बोल रहा है कि सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर होता है ना रेवर्बरेटरी फर्नेस, उसमें अपन सिलिका को ऐड करते हैं। पूछ रहा है क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर होता है, बेसिकली CO2S होता है, ठीक है। सो अपने पास क्या क्या रीजन है? तो कॉपर पाइराइड जो है ना उसमें कॉपर सल्फाइड के साथ साथ अपने पास आयरन सल्फाइड भी होता है, ठीक है। तो रेवर्बरेटरी फर्नेस में क्या होता है? कॉपर ओर को रोस्ट करके ऑक्साइड्स मिलता है और फिर आयरन ऑक्साइड को अपन सिलिका ऐड करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है।
तो बस यही अपना, इसको अपन लिख लेते हैं, कॉपर पायराइड्स कंटेन iron sulfides iron sulfide in addition to copper sulfide, राइट। अभी रेवेरेटरी फर्नेस में क्या होता है, इन द रेवर in the reverberatory furnace copper ore is roasted to give oxides. Copper ore is roasted to give oxides. FeO is removed by adding silica from the metal containing CO2s and FeS. अपना रिएक्शन कैसा होता है, 2FeS plus 3O2 gives 2FeO plus 2SO2, और सेकेंड वाला रिएक्शन क्या होता है, FeO plus SiO2 gives FeSiO3, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैग। सो ये था अपना पार्ट 3। अब चलते हैं पार्ट 4 पे। सो क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट यूज एज रेड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर। सो कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना, वो बहुत अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, पर हाई टेम्परेचर पे ये एज ए रेड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किए जाते। क्यों? तो बेसिकली क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे कॉपर और कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना, वो कार्बाइड्स और हाइड्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो एज ए रेड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं कर पाते। सो अपना आंसर क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन react with metals at high temperature to form carbides and hydrides. To form carbides and hydrides respectively. Hence they are not used as a reducing agent. सो बस यही था पार्ट 4। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट 5 पे। तो पार्ट 5 क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम। सो ठीक है, सही है। टाइटेनियम को अपन कैसे प्यूरिफाई करते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड में। सो ये अपना पार्ट 5। सो बेसिकली क्या होता है, टाइटेनियम को अपन आयोडीन से रिएक्ट कराते हैं और एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाते हैं, जो कि फर्दर डिकम्पोज हो जाता है हायर टेम्परेचर पे, अपने को प्योर टाइटेनियम देता है, ठीक है। सो टाइटेनियम रिएक्ट्स विद आयोडीन टू फॉर्म TiI4 which is volatile and decomposes to give titanium at high temperature. टाइटेनियम obtained is pure titanium, ठीक है, is pure titanium. That's why vapor phase refining method is used for purification of titanium. Purification of titanium. अपन इसका रिएक्शन भी लिख लेते हैं एक बार। सो अपने पास है टाइटेनियम प्लस 2 आयोडीन, टेम्परेचर कितना है 530 केल्विन, तो ये अपना बन जाएगा TiI4। उसके बाद इसको फर्दर हीट करेंगे 1800 केल्विन पे, तो ये अपने को देता है टाइटेनियम प्लस 2 आयोडीन, ठीक है। तो बेसिकली यही था अपना प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम। सो इसके साथ पार्ट 5 भी कंप्लीट होता है। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 55 क्लियर होगा। सो इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो आज की सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। सो थैंक यू।